आज के समय में स्वास्थ्य सेवाएं तेजी से बदल रही हैं। इलाज अब सिर्फ डॉक्टर तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि सही जानकारी समय पर लोगों तक कितनी जल्दी पहुंच रही है। और इसी सोच के साथ मणिपाल हॉस्पिटल ने अन्वेषणा पहल की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य डॉक्टरों और मीडिया के बीच संवाद को और भी मजबूत करना, साथ ही स्वास्थ्य से जुड़ी हुई प्रामाणिक और जरूरी जानकारियों को आम जन जन तक पहुंचाना, वो भी आसान भाषा में पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम सोनल रॉय है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत का विशेष पेशकश। आज की इस चर्चा में हम समझेंगे दर्शकों के मन में चल रहे हर वो छोटे मोटे सवाल, जैसे कैंसर क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है और कैसे आधुनिक तकनीकों के जरिए, रोबोटिक सर्जरी के जरिए मददगार साबित हो रहा है इलाज का माध्यम। तावी के बारे में समझेंगे, एडवांस कार्डियक ट्रीटमेंट के बारे में समझेंगे और ना सिर्फ इलाज को बेहतर बनाने के लिए जो पहल की गई है उसके बारे में, बल्कि उसे जानेंगे भी। और साथ ही मरीजों की रिकवरी को भी और भी तेजी और सुरक्षित से कैसे किया जा रहा है, इस बारे में भी बातचीत होगी। साथ में यह भी जानेंगे कि अब गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को बड़े शहरों में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि कम और किफायती दर में यहां भी इलाज संभव है और स्थानीय स्तर पर विश्वसनीय सुविधाएं भी आराम से उपलब्ध हैं। पहले इस रिपोर्ट को देखिए और इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सेवाओं में तेजी से हो रही तकनीकी बदलावों के बीच लोगों तक सही और प्रामाणिक जानकारी पहुंचाना आज की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। इसी सोच के साथ रांची के चाणक्य बीएनआर होटल में मणिपाल हॉस्पिटल ने अन्वेषणा कार्यक्रम का आयोजन किया। इस पहल का उद्देश्य डॉक्टरों और मीडिया के बीच संवाद को मजबूत बनाना है, ताकि स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सही जानकारी जिम्मेदारी के साथ आम लोगों तक पहुंच सके। रांची में अन्वेषणा लॉन्च, स्वास्थ्य जागरूकता की नई पहल, मणिपाल हॉस्पिटल की आधुनिक सुविधाओं का विस्तार, हृदय रोग और कैंसर उपचार में नई उपलब्धियां, रोबोटिक सर्जरी से इलाज हुआ और आसान, मीडिया प्रिविलेज कार्ड लॉन्च, 25% तक छूट का लाभ, मीडिया कर्मियों के माता पिता को भी मिलेगा लाभ। झारखंड में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में बड़ा कदम। कार्यक्रम के दौरान इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर धनंजय कुमार ने बताया कि मणिपाल हॉस्पिटल रांची में माइक्रा लीडलेस पेसमेकर, TAVI और हाई रिस्क एंजियोप्लास्टी जैसे आधुनिक हृदय चिकित्सा सुविधाएं सफलतापूर्वक उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि अब झारखंड और बिहार के मरीजों को जटिल हृदय रोगों के इलाज के लिए दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को जागरूक किया जाए, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से ही करोड़ों करोड़ों लोग तक ये जानकारी मिलेगी कि हार्ट को हेल्दी कैसे रखा जाता है, हार्ट की बीमारियों को कैसे रोका जा सकता है और अगर हार्ट की बीमारियां आ जाएं तो हमें कैसे उसके उपचार के लिए जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल तक पहुंचना है। उसकी बीमारी के इलाज में जो पत्तियां, जिनका कि नए आप कह सकते हैं कि इवोल्यूशन हो रहा है, हर दिन नए उपकरण आ रहे हैं, नई तकनीक आ रही है, जो तकनीक लोगों को बेहतर सुविधा देती है, जिसके लिए दूर दूर जाना पड़ सकता है। इन सब तकनीकों को जानने की ज़रूरत है, लोगों तक पहुंचने की ज़रूरत है। जैसा कि हमने एक परिवार से आपको मिलाया कि वो परिवार को राज्य से बाहर भेजा जा रहा था, उसकी इलाज यहाँ हो सकती थी, ये जानकारी लोगों को नहीं होती कि आर्टिफिशियल हार्ट से यहाँ इलाज होता है, बिना चीरफाड़ के भाल्व का रिप्लेसमेंट किया जा रहा है, बिना चीरफाड़ से भाल्व रिपेयर कर दिया जा रहा है। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स जो एंजियोप्लास्टीज हैं वो यहाँ पे हो रही हैं, लगातार हो रही हैं। तो ये सब सुविधाएं जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा तब तक वो लोग भटकते रहेंगे। कोई दूर बेंगलोर जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, और एक इलाज में जो खर्च है उससे ज़्यादा का रहने जाने आने, इसमें परेशानी हो रही है। वरिष्ठ यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट एवं रोबोटिक सर्जन डॉक्टर अभय कुमार ने कैंसर उपचार में रोबोटिक सर्जरी की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि आधुनिक रोबोटिक तकनीक की मदद से कैंसर सर्जरी अब अधिक सटीक, कम दर्दनाक और तेज रिकवरी वाली हो गई है। मणिपाल हॉस्पिटल का नेटवर्क मरीजों को अत्याधुनिक कैंसर उपचार की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। रोबोटिक सर्जरी से कैंसर इलाज का नया दौर, कम दर्द लेकिन तेज रिकवरी, हर ऑपरेशन में अब और ज्यादा सटीकता, कैंसर के खिलाफ आधुनिक रोबोटिक हथियार। 60 शहर हमने कवर किए हैं, जहाँ पे जो मीडिया कर्मी हैं उनको हम जागरूक करते हैं बीमारियों और हेल्थ रिलेटेड इशू है, सो दैट हम एक समाज को बेहतर सेवा और बेहतर इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें।
इसी क्रम में आज रांची में ये हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किए गए मीडिया प्रिविलेज कार्ड के जरिए मीडिया कर्मियों को ओपीडी परामर्श और चयनित स्वास्थ्य सेवाओं पर 25% तक की विशेष छूट मिलेगी। यही नहीं, मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के प्रथम श्रेणी के परिजन यानी माता पिता भी इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। मणिपाल हॉस्पिटल का ये मानना है कि जागरूकता ही बेहतर स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी है। अन्वेषणा न सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी विश्वसनीय जानकारी लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम बनेगा, बल्कि समाज और चिकित्सा जगत के बीच भरोसे को और भी मजबूत करने की तैयारी है। कैमरामैन रवि के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए रानी गुप्ता की रिपोर्ट। और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अभय, जो कि सीनियर यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा उनके पास लिए चलते हैं। पहले तो अभय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए और साथ ही पूरी जानकारी इसके बाद लेते हैं। थैंक यू सोनल जी, एंड न्यूज़ 11 पे आने के लिए धन्यवाद। देखिए, मैं झारखंड से विशेष लगाव है हमारा। हालांकि कार्य के क्षेत्र के मामले में मैं अभी कोलकाता में मणिपाल हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ, बट मेरा जन्म यहीं गढ़वा में हुआ है। झारखंड के गढ़वा ज़िले में ही एक मेरा जन्म हुआ है और आरंभिक जो शुरुआती की पढ़ाई लिखाई भी वही गांव में हुई है। उसके बाद की पढ़ाई यहीं रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज से मैंने पढ़ाई की। फिर बाकी मेडिकल एजुकेशन के लिए मैं पूरे भारत में घूमता रहा और फिलहाल मैं कोलकाता में मणिपाल हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ, लेकिन रांची मणिपाल हॉस्पिटल्स में मेरा आना जाना लगा रहता है। बिल्कुल। और देखिए, इन्होंने अपनी जानकारी तो दी हमारे दर्शकों को, लेकिन इस बीच हम अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि जितनी भी मूलभूत जरूरतें हैं वो सब कुछ हॉस्पिटल में उपलब्ध तो हैं ही। इसके अतिरिक्त दर्शकों के मन में जितने भी अहम सवाल जो कि निकल करके सामने आ पाते हैं, जैसे कि कैंसर क्यों होता है, कैसे होता है, और अगर हो जाए तो कैसे, या फिर इसको कैसे ट्रीट किया जाए। अगर एक इनिशियल स्टेज में कैंसर के बारे में जानकारी मिल पाए, पता चल पाए, तो उसको कैसे ट्रीट किया जाए, इन सभी चीजों पर आज के इस विशेष कार्यक्रम में चर्चा होगी। दर्शकों के हर उन सवालों का जवाब जरूर यहां पर मिल पाएगा जो कि उनके मन में हमेशा से आता है, क्योंकि कैंसर को लेकर के लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन भी चलता है। लोग पहले ये जरूर सोचते थे धूम्रपान तंबाकू जो लोग करते हैं उनको कैंसर हो जाता है, लेकिन अब के दौर में जो हम देख रहे हैं, जो कि इन सब चीजों से दूर भी रहते हैं, उनके मन में भी ये सवाल आता है कि आखिर हम इससे ग्रसित क्यों हैं। सीधा आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ डॉक्टर अभय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास दोबारा से आपको लिए चलते हैं। अभय जी, पहला सवाल मेरा यही होगा जो कि लाखों लाखों दर्शकों के मन में फिलहाल चल रहा है। आखिर कैंसर होता क्या है, क्यों होता है और कैसे ये होता है? राइट, सोनल जी, ये कैंसर की बीमारी अभी ज़्यादा ही दिखने में आने लगी है। और घर में, परिवार में, मोहल्ले में कैंसर के मरीज दिखे जाते हैं। तो ये कैंसर के बारे में लोगों को जागरूक करना बहुत ही ज़रूरी है और आई थिंक ये प्रोग्राम उन लोग के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, लाभदायक होगा। देखिए, ये हमारे शरीर में नए नए सेल्स, नई नई कोशिकाएं बनती रहती हैं और हर दिन उनका विनाश होता रहता है। सेल डेथ जैसे कहते हैं हम लोग हैं। बट कई बार ये कोशिकाएं बनती तो हैं, बट इनका डेथ या विनाश नहीं हो पाता है और वो कोशिकाएं अमर हो जाती हैं। राइट, सो ये जो नेचुरल सेल डेथ साइकिल है, उससे एस्केप करके ये सेल्स ग्रो करते रहते हैं। और जब ये सेल्स कुछ नंबर से ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं तो ये एक ट्यूमर का फॉर्म ले लेते हैं, जिसे हम ट्यूमर कहते हैं। कई लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि भाई ट्यूमर क्या है, कैंसर क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है, या दोनों क्या सेम है। सो देखिए, ये जो ट्यूमर्स हैं, कई बार ये बिनाइन ट्यूमर होते हैं, मतलब ये इनमें फैलने की क्षमता नहीं होती है, इसे हम कहते हैं बिनाइन ट्यूमर्स। कई बार ये कैंसर्स, यही जो ट्यूमर्स हैं, ऐसे फॉर्म ले लेते हैं या उसमें कुछ ऐसे जेनेटिक चेंजेस हो जाते हैं जिसकी वजह से ये बॉडी के दूसरे पार्ट में फैलने के चांसेस इनके बढ़ जाते हैं, तो इन्हें हम कैंसर कहते हैं। तो बेसिकली अनरेगुलेटेड सेल का ग्रोथ और उस सेल्स के बॉडी में स्प्रेड या फैलने की जो टेंडेंसी है अगर आ जाती है, उसे हम कैंसर कहते हैं। तो कैंसर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में हो सकते हैं, ब्लड में भी कैंसर हो सकता है। सो डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गन जिसको ये इफेक्ट करता है, हम उस अंग का कैंसर इसे नाम दे देते हैं। तो ये कॉमन सी प्रक्रिया है। ये आजकल ज़्यादा क्यों दिख रहे हैं?
आज इतना बात करने की ज़रूरत क्यों है, लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत क्यों है? इसका कारण ये है कि ये जो नंबर्स बढ़ रहे हैं ये एक दिन में नहीं हुए हैं। सो इसके पीछे कई सारे जो मेन इम्पॉर्टेंट है कि हमारा खान पान बदल गया है, हमारी जीवन शैली बदल गई है, राइट। हमारा वातावरण बदल चुका है, जिस हवा पानी जो जिसका हम पहले उपयोग करते थे वो बदल चुकी है। साथ में कुछ हमारे जेनेटिक चेंजेस भी बॉडी में हुए हैं जो इन कारणों के है वजह से हैं, तो ये जेनेटिक चेंजेस भी ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट मैं देखता हूँ कि अभी जो हमारी एवरेज लाइफ स्पैन है, जो आदमी के बचने की संभावना होती है आमरण, वो बढ़ चुकी है। जैसे आज़ादी के समय हमारी एवरेज लाइफ स्पैन करीब 40 या 42 साल थी, आज एवरेज लाइफ स्पैन अराउंड 72 ईयर्स है, 72 साल है। तो इतने साल जो लॉन्ग लाइफ स्पैन है उसमें वजह से कई सारे जेनेटिक चेंजेस जो कंटिन्यूस होते रहते हैं बॉडी में, उसकी वजह से कैंसर्स के नंबर्स बढ़ जाते हैं। सो ये जो मूल कारण है। इसके साथ और एक चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा, अभी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो थोड़ी ज़्यादा अवेलेबल हो गई हैं। अब जैसे हर शहर में एटलीस्ट अल्ट्रासाउंड की मशीन और जो मूलभूत जो चेकअप के लिए ब्लड टेस्ट वगैरह हैं, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है थोड़ी हो गई है। और ये जो मीडिया चैनल्स, न्यूज़, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट के ज़रिए लोगों के अंदर में थोड़ी जागरूकता तो आई है। इसीलिए इस कारणों की वजह से अब हम ज़्यादा केसेस डायग्नोज कर पाते हैं, मतलब बीमारी पकड़ पाते हैं और उसका इलाज भी कर पा रहे हैं। तो शायद इन्हीं कारणों की वजह से आज कैंसर ज़्यादा दिख रहा है और हमें उसके बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, लेकिन कई बार ऐसा भी होता होगा कि आपके पास कोई पेशेंट आता है और जब आप उसे ट्रीट करते हैं तो आपको पता चलता है वो 3rd स्टेज का कैंसर है या फिर 4th स्टेज का कैंसर है। तो इनिशियल दौर में जब वो शुरुआती दौर होता है तब ये चीज़ क्यों नहीं पकड़ में आती है, और ऐसा क्या किया जाए, बॉडी ऐसा कौन सा सिम्टम्स देती है जिससे ये पता चल पाए कि हाँ शायद हमें कैंसर है या फिर हमें डायग्नोज करवाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए सोनल जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपने सवाल किया है मेरे से। आपने कोविड के टाइम देखा होगा, बहुत सारे लोगों को कोविड तो था बट लक्षण नहीं थे, एसिम्प्टोमेटिक थे वो। सिमिलरली बहुत सारी बीमारियां अपने शरीर में होती हैं जिसके कोई लक्षण ही नहीं होते हैं। तो जैसे आपने कहा कि सडनली डायग्नोस हुआ और ये स्टेज 3 या 4 में डायग्नोस हुआ जब सिम्टम्स आए। तो इसीलिए मैं सबको कहता हूँ कि बीमारी या कैंसर इनिशियली जब भी बहुत ही छोटे आकार में होते हैं, यूजुअली दे आर एसिम्प्टोमेटिक, कोई लक्षण होते ही नहीं उनके। एंड दैट्स वाई जब अर्ली स्टेजेस में बीमारी हो, जब वो इलाज करने के लायक हो, जब वो क्यूरेबल हो, उस टाइम उसके सिम्टम अपीयर करने का आप वेट ना करें, रूटीन हेल्थ चेकअप कराएं। डिपेंडिंग ऑन योर एज, आपके लाइफस्टाइल, आपकी फैमिली हिस्ट्री, आप मेल या फीमेल हैं, उस पर निर्भर करता है कि कौन से प्रकार के कैंसर आपके होने के चांसेस हैं। या सिर्फ कैंसर की बात क्यों करें, ये शुगर की बीमारी हो सकती है, हार्ट की बीमारी हो सकती है, किडनी की बीमारी हो सकती है। ये सारे इनिशियल स्टेजेस में एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। दैट्स वाई एक रूटीन हेल्थ चेकअप बहुत ज़रूरी है, सो दैट बिफोर सिम्टम्स अपीयर हम डायग्नोस कर पाएँ, ट्रीट कर पाएँ। एक उदाहरण तक के तौर पे देता हूँ, अभी जो जैसे मेरे अपने डिपार्टमेंट में किडनी कैंसर्स में देखता हूँ। सो अभी जो रूटीन हेल्थ चेकअप हो रहे हैं या फिर जो है अल्ट्रासोनोग्राफी इजीली अवेलेबल हो गई है, 800 रुपये या 1000 रुपये में अल्ट्रासोनोग्राफी हो जाती है। उसकी वजह से पहले क्या होता था कि मान लीजिए आपको कोई तकलीफ हुई, दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, तो डॉक्टर साहब बोलते थे दवाई खाओ ठीक हो जाएगा। अभी कहते हैं नहीं, जाओ पहले एक अल्ट्रासोनोग्राफी करा के आओ, देखते हैं क्या है, उसके बाद इलाज करेंगे। तो इसकी वजह से क्या हुए हैं कि जो एसिम्प्टोमेटिक जो छोटे छोटे किडनी के जो ट्यूमर्स थे वो पकड़ में आने चालू हो गए हैं। और ये जो यूजुअली ये पेशेंट्स यंगर पेशेंट्स हैं, 30 साल 40 साल की उम्र में आते हैं ये, जहाँ पे हमें एसिम्प्टोमेटिक इंसिडेंटली एक छोटा सा किडनी का ट्यूमर मिल गया है, वो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक है। और यही टाइम है कि अगर उसका सही से इलाज किया जाए तो हम किडनी के ट्यूमर को निकाल सकते हैं और किडनी को बचा सकते हैं, उसकी किडनी नहीं जाएगी। बट यही बीमारी अगर उसके सिम्टम्स अपीयर होने के बाद आएगी, लाइक उसको लगे कि हाँ भाई पेशाब में खून जा रही है या वेट लॉस हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, अगर ये सिम्टम्स आ गए तो मोस्ट लाइकली बीमारी उसकी, जैसा आप कह रहे हैं, स्टेज 2 स्टेज 3 में आएगी और उस समय शायद किडनी बचाना पॉसिबल नहीं होगा। दैट्स वाई
हेल्थ चेकअप इज इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल मेरा यहाँ पर ये भी रहेगा, क्योंकि जब आप बता रहे थे महिलाओं पुरुष के बारे में कैंसर अलग अलग दोनों के बीच कैसा होता है, तो इस बीच एक सवाल मेरे मन में ये आ रहा था, क्योंकि अमूमन मैं जो देखती हूँ अपने इर्द गिर्द, मैंने जितने लोगों को देखा है उसमें से मैंने महिलाओं को ज्यादा पाया है जो कि कैंसर से ग्रसित होती हैं। पहला तो ये मेरा सवाल। दूसरा एक और सर्वाइकल कैंसर को लेकर के रहेगा कि उसको लेकर के एक वैक्सीन निकल करके आई है, हालांकि इसकी जागरूकता कितनी लोगों में बढ़ पाई है? देखिए, महिलाएं हमारे घर का आधार होती हैं जी, राइट। सब कुछ करती हैं, सब कुछ सहन करती हैं, बट कंप्लेन कभी नहीं करती है, बिकॉज उन्हें लगता है कि अगर मैं बीमार पड़ गई तो मेरा घर कैसे चलेगा। अपने बहुत ही सहनशीलता से अपने सारे तकलीफ, अपने सिम्टम्स को दबा के रखती है। इसलिए एटलीस्ट मैंने जो ऑब्जर्व किया है, खासकर जैसे मैं कि अपने किडनी कैंसर बोलूँ या पेशाब की थैली कैंसर बोलूँ, इसमें जो महिलाएं हमारे पास आती हैं यूजुअली एडवांस केसेस आती है, ये एडवांस आती है। सो देखिए, हेल्थ का ध्यान रखना ज़रूरी है, महिला या पुरुष सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। महिलाएं खासकर अगर आपके घर में, अब मैं पुरुषों को बोलता हूँ, जो घर में मेल मेंबर्स हैं, अपने घर में जितनी फीमेल्स हैं उनके हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें, उनका भी चेकअप कराएं। और अगर आपको महसूस होता है कि ये कुछ बीमार सी लग रही हैं, लगता है कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली बाथरूम जा रही हैं या पैखाने में या पेशाब में तकलीफ़ उनको लग रही है, वेट लॉस हो रहा है, कमज़ोर सी महसूस या थकावट महसूस करती हैं, उनका ज़रूर जांच कराएं। वो कभी आपसे तकलीफ शिकायत नहीं करेंगे, बट उन्हें ज़रूर लेके जांच कराएं डॉक्टर के पास में। हो सकता है कोई बीमारी, शुगर की बीमारी हो सकती है या हार्ट की, या कोई कैंसर हो सकता है। रहेगी जो सवाल ये महिलाओं की कैंसर की बात आपने की, देखिए ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर बहुत ही कॉमन है हमारे सोसाइटी में। महिलाओं में अर्बन एरियाज़ में ब्रेस्ट कैंसर एंड रूरल एरियाज़ में, गांव और देहात में सर्वाइकल कैंसर। कारण जो है इसके, एक तो पुअर हाइजीन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन हो सकती है, दूसरा इन्फेक्शन हो सकता है। तो एक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस नाम की वायरस है जिसकी वजह से महिलाओं में ये सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो इसी साल 2026 में फरवरी महीने में भारत सरकार ने सर्वाइकल कैंसर के प्रिवेंशन के लिए HPV वैक्सीनेशन का प्रोग्राम लागू किया है। और ये प्रोग्राम गवर्नमेंट के थ्रू जो एलिजिबल बच्चियां हैं, जो 14 साल के पोस्ट पिवटल गर्ल्स हैं, उनमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ सेंटर्स में दिया जा रहा है। तो इसके बारे में लोगों को बस अवेयर करने की ज़रूरत है कि सरकार भी उतनी ही इच्छुक है और उतनी ही सीरियस है कैंसर प्रिवेंशन को लेके, और ख़ासकर महिलाओं के कैंसर प्रिवेंशन को लेके। और HPV वैक्सीन को ज़रूर अपनाएं और एक्सेप्ट करें, बिकॉज ये वॉलंटरी है। वॉलंटरी मतलब आप जो बोलेंगे इसमें पेरेंट्स का कंसेंट लगेगा, उनकी अनुमति लेनी पड़ेगी, बट ये वॉलंटरी है। तो सारी बच्चियां जो 14 साल के आसपास की उम्र में हैं उनको ये वैक्सीन लेना चाहिए। बाकी जो एजेड हैं, लाइक 30 एंड 40 ईयर्स की महिलाएं हैं, उसमें भी ये वॉलंटरी प्राइवेट फैसिलिटी में जाके आप ये वैक्सीन ले सकते हैं। इससे एटलीस्ट सर्वाइकल कैंसर जो वायरस रिलेटेड है उसे प्रिवेंट किया जा सकता है। बिल्कुल। और इन्हीं सभी चीजों के बीच अगर हम देखें तो जब आप महिलाओं का जिक्र कर रहे थे तो उस बीच हमें ये तो समझ आया, क्योंकि अमूमन लोग घर पे भी ये चीज देखते हैं कि कई बार कोई तकलीफ हो रही है शरीर में, महिलाओं का ही क्यों केवल कहना, पुरुषों के बारे में भी अगर हम देखें तो एक दवाई खा लो ठीक हो जाओगे। एक अमूमन जो दवाई लोग अपने घर में रखते हैं, बुखार हो, सिर दर्द हो, उसी को चलाते हैं। लेकिन छोटी मोटी जो यही सब चीज को अगर नेग्लिजेंसी के तौर पर देखा जाए तो इसमें यह जरूर देखा जाता है कि ये कोई बड़ी बीमारी के तौर पर देखा जाता है। हालांकि कैंसर की जब हम बात कर रहे हैं, हमने जाना रोबोटिक सर्जरी के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, कि किस तरह से टेक्नोलॉजी की मदद से भी इसे और आसान बनाया जा रहा है। हालांकि ये तो नहीं कहा जा सकता है कि पूरे तरीके से कैंसर को खत्म किया जाएगा, हालांकि प्रिवेंट जरूर किया जा सकता है। इसके क्या कुछ मायने हैं रोबोटिक सर्जरी के ट्रीटमेंट की, जिसके बारे में भी आप जिक्र कर रहे हैं, उसके क्या कुछ मायने हैं? सोनल जी, आपके प्रश्नों में मैंने 2 प्रश्न देख लिए। एक था कि कैंसर प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, एंड रोबोटिक सर्जरी का क्या रोल हो सकता है कैंसर ट्रीटमेंट में। देखिए, कैंसर्स जो हैं इसको ब्रॉडली हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ कैंसर हैं जो प्रिवेंटेबल हैं, जिसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, और कुछ कैंसर है जिसे हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं या डिटेक्टेबल है। सो
जो कैंसर प्रिवेंटेबल हैं, जैसे कि भाई आप खैनी, गुटखा, तंबाकू, जर्दा, सुपारी लेते हो, तो उससे जो कैंसर हो सकते हैं दे आर प्रिवेंटेबल कैंसर्स। अगर हमने इनको बंद कर दिया तो शायद ये कैंसर ना होंगे या कैंसर की संभावनाएं कम हो जाएंगी। सिमिलरली जो वैक्सीन से प्रिवेंटेबल है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे सर्वाइकल कैंसर, HPV के बारे में, तो ये प्रिवेंटेबल है भाई। अगर हमने वैक्सीन लगा दी तो हम इससे रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं इसके इंसिडेंस को हैं। सिमिलरली कुछ कैंसर हैं जिसका कारण एग्जैक्टली हमें पता नहीं है, कुछ अननोन जेनेटिक चेंजेस हैं या जेनेटिक चेंजेस बॉडी में हुई हैं जो हमें पता नहीं है, उसे हम तो प्रिवेंट नहीं कर सकते बट एटलीस्ट अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। अभी अर्ली डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं भाई? डिपेंडिंग ऑन द रिस्क, आपको कौन सी कैंसर होने का रिस्क कैसा है उसके अकॉर्डिंगली टेलर करके एक हेल्थ चेकअप प्लान हम प्लान कर सकते हैं। जैसे ही मान लीजिए आपके फैमिली में कोई प्रोस्टेट कैंसर है या ब्रेस्ट कैंसर या ओवरियन कैंसर की हिस्ट्री है, सो नेक्स्ट जनरेशन में या बाकी जो मेंबर्स है उनको ये कैंसर होने की संभावना है, तो उनमें ये हम हेल्थ चेकअप स्टार्ट कर सकते हैं सो दैट कोई अर्ली बिफोर सिम्टम्स कोई अर्ली डिटेक्ट हो तो हम ट्रीट कर सकते हैं। प्रोस्टेट कैंसर में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रोल देखा गया है। ये जो एक ब्लड टेस्ट है जिसका नाम है PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। एक सिंपल ब्लड टेस्ट करके बिफोर सिम्टम्स अपीयर हम प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोज कर सकते हैं। अगर डायग्नोज हो तो ट्रीट कर सकते हैं और ट्रीट करके क्योर्स कर सकते हैं और हम पेशेंट की जान बचा सकते हैं। जैसे अभी बात करते हैं हम किडनी कैंसर्स की, एक सोनोग्राफी करके छोटे छोटे ट्यूमर्स हम डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, डेथ और लाइफ प्रिजर्व कर सकते हैं हम लोग हैं। अब ये हो गया कि भाई जो प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन हो गए, अब डिटेक्शन हो गई तो कैंसर पकड़ में आ गई तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। सो ये देखिए मेडिकल साइंस एक एवर इवॉल्विंग साइंस है, हर दिन नए नए खोज होते रहते हैं, ट्रीटमेंट की नए नए सिस्टम्स बनते रहते हैं। वो रेडिएशन का मामला हो या कीमोथेरेपी हो या इम्यूनोथेरेपी आज हम आजकल करते हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं, या फिर सर्जरी। तो सर्जरी जो है देखिए एक सर्जिकल ब्रांच एक इम्पॉर्टेंट टूल है किसी बीमारी से लड़ने के लिए, वो कोई भी ऑर्गन का डिफेक्ट हो या कैंसर हो। सो ट्रेडिशनली जो ऑपरेशन होता था, ऑपरेशन से लोग डरते थे बिकॉज ऑपरेशन में एक चीरा लगेगा, एक कट होगी, एक सिलाई होगी, उसके बाद टाँके लगेंगे, घाव सूखने में समय लगेगा, बहुत दिनों तक शायद बिस्तर में पड़े रहना पड़ेगा। तो ये डर था सर्जरी से लेके। तो ये सर्जरी का जो इफेक्ट है या साइड इफेक्ट है, इसको मे बी और इम्प्रूव करने के लिए बेटर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। तो कन्वेंशनल ओपन सर्जरी हुई, उसके बाद में आई लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, उसके बाद हम करते हैं रोबोटिक सर्जरी। सो रोबोटिक सर्जरी इज बेसिकली ए मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी। मतलब कि सपोज मेरा टारगेट ऑर्गन बॉडी के किसी कोने में है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे जो बॉडी के सरफेस पे एक बड़ा सा कट करना पड़ रहा था वो मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। बॉडी पे जस्ट छोटे छोटे की होल्स, छोटे छोटे छिद्र करके वहाँ से अपने इंस्ट्रूमेंट्स हम बॉडी के अंदर में पास करके टारगेट ऑर्गन तक पहुँच सकते हैं और उसका ऑपरेशन कर सकते हैं। मतलब वहाँ पर मान लीजिए कोई बीमारी तो उसे हम काट के निकाल सकते हैं, वहाँ पे मान लीजिए मुझे कुछ रिपेयर करना है, सिलाई करनी है, तो हम बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। सो ये जो इनोवेशंस हैं रोबोटिक सर्जरी के, उसमें दो तीन चीज़ें अहम हैं। एक हुई कि बॉडी के अंदर जो हमें अपने आँखों से जो दिखता है, अगर उसमें ऐसा लेंस लगा दिया जाए कि मुझे वो चीज़ें 4 गुनी या 10 गुने बड़ी दिख रही हैं, तो शायद मुझे चीज़ें अच्छी दिखेंगी और मैं ज़्यादा बेहतर काम कर पाऊँगा। मेरे हाथ में ऐसे इंस्ट्रूमेंट मिल जाएं कि अगर मान लीजिए कहीं ब्लीडिंग हो रही तो मैं उसे इफेक्टिवली बंद कर सकता हूँ दोनों हाथों से। मेरे हाथ में ऐसे अगर इंस्ट्रूमेंट दे दिए जाए कि जो अपनी कलाइयों से मैं अपने सरफेस पे बॉडी पे काम कर पा रहा हूँ रिस्ट से, वही मूवमेंट मैं बॉडी के अंदर बाहर बैठे भी कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मुझे मिलती है रोबोटिक सर्जरी से। एंड दैट्स वाई अगर मुझे ऑपरेशन करना पड़े, किडनी का कोई पार्शियल नेफ्रेक्टमी हो गई या प्रोस्टेट का कैंसर हो गया, तो मैं रोबोट से करना पसंद करूँगा, ना कि कन्वेंशनल ओपन सर्जरी से।
बिल्कुल। और इन सभी चीज़ों के बीच देखिए, जब आप रोबोटिक सर्जरी के बारे में हमें बता रहे थे, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, चूंकि समय का हमारे पास अभाव है, लेकिन ये सवाल पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जब लोग बाहर निकलते हैं घरों से बाहर, तो उन्हें उनके हाथ में अगर वो कुछ खाना पीना ले जाना चाहते हैं, प्लास्टिक का कंटेनर मिल जाता है, कांच का कंटेनर, कुछ भी मिल जाता है, वो उसमें खाना रैप करके ले जाते हैं। लेकिन ये भी हमने सुना है कि प्लास्टिक का जब हम यूज़ करते हैं, गर्म खाना को उसमें पैक करते हैं, उससे भी कैंसर का खतरा बढ़ता है। हालांकि इसके साथ मैं ये भी जोड़ना चाहूंगी कि अभी जो लगातार कैंसर का दर बढ़ रहा है, जिस तरह से उसका लगातार उपचार किया जा रहा है, कई बार डॉक्टर भी ये चीज कहते हैं कि इन सब चीजों से कैंसर फैलता ज्यादा है। देखिए, कैंसर के कारण हमें जहाँ तक पता है वो है एक्सपोजर टू हार्मफुल केमिकल्स। तो ये आपके बॉडी में जहाँ से भी एंटर कर रहे हैं, आपको रुकना है, राइट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है खाना, राइट। तो पहले आप देखते हो कि ठेला पे भजिया पकोड़े बन रहे हैं, समोसा बन रहा है, और न्यूज़पेपर में रैप करके आपको दे दिया कि आप वही खा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो वहाँ पे है भाई, ये जो न्यूज़पेपर में जो भी बन के आया है, उस पे जो प्रिंट है, जो कालिक है, जो इंक है, सबसे हार्मफुल तो वो है एक हाइड्रोकार्बन, एक केमिकल जो डायरेक्टली कैंसर कॉज कर सकता है। सेकेंड, ये जो प्लास्टिक्स, जो पैकेजिंग मटेरियल्स हैं, जो प्लास्टिक्स हैं, अगर आप प्लास्टिक में खाना लिया, आपने इसको वापस वार्म किया, वापस हीट किया, तो ये जो माइक्रो प्लास्टिक्स आपके बॉडी में एंटर कर रहे हैं, उससे तो आपको डेफिनेटली मतलब प्रॉब्लम होगी ही। सो अवॉइड करें। जो पहले जो हमारे खाने का जो सिस्टम था, जो ट्रेडिशनल, एक स्टील की थाली होती थी या कांसे की थाली होती थी, स्टील के ग्लासेस हुआ करते थे, पैकेजिंग के लिए भी हमारे पास स्टील के डब्बे हुआ करते थे। आई थिंक हमें वापस वहीं जाने की ज़रूरत है। दे आर मोर सेफर, मोर इकोनॉमिकल एंड लास्टिंग ऑल्सो। सो आई थिंक मेरा मैसेज यही रहेगा, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दोज फैंसी रैपर्स, plastics, bottles and these newspapers where we wrap the food, please उसे अवॉइड करें। स्टील का बर्तन, स्टील के ग्लासेस आपकी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों के मन में जितने भी सारे सवाल रहे होंगे इन सभी विषयों से जुड़े हुए, क्योंकि ये सवाल लगातार चर्चा का विषय बने रहे थे, उन सभी सवालों का जवाब उनको जरूर मिल पाया होगा। अभय जी, आप हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे साथ मणिपाल हॉस्पिटल कोलकाता से ये जुड़े थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और हमारे दर्शकों को भी ये जरूर जानने को मिला होगा कि क्या कुछ प्रिवेंशन आप ले सकते हैं, और इसके अलावा क्या कुछ वजह रहती है, क्या कुछ कारण रहते हैं जिनके वजह से ऐसी गंभीर बीमारियां लोगों को होती हैं, और अगर हो भी जाती है तो उसे जल्दी डायग्नोस कराने के लिए अगर छोटी मोटी खामियां भी आपके शरीर में आपको पता चलती है तो आप डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। चलिए, हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।